हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे हमने जो पिछली जो कक्षा में हमने व्याकरण के टॉपिक का हमने कई क्लासें ली, तो आज का जो हमारा जो विषय है, एक अलग सा हम टॉपिक करते हैं, वो साहित्य से रिलेटेड है। और जिसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा, यानी कि हम साहित्य के एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ते हैं जो कि हिंदी साहित्य के मूल आधार हैं। आज मैं नाम जो लेना चाहूँगी मुंशी प्रेमचंद का, कि मुंशी प्रेमचंद जो महान कहानीकार, महान उपन्यासकार और नाटककार हुए, उन्होंने जो काव्य से रिलेटेड साहित्य में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी जो कहानियों में जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, तो उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को उन्होंने देखा और अच्छी तरह से विश्लेषण किया और उन परिस्थितियों को सहा, और उन्हीं जो परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में लिखा। और क्योंकि जो एक जो साहित्य होता है, किसी भी समाज का दर्पण होता है, कि जहाँ समाज जैसा होगा, साहित्य वैसा ही लिखा जाएगा। ये यदि समाज में भ्रष्टाचार या बहुत सारी जो बीमारियां, जैसे दहेज प्रथा या फिर और भी जो बीमारियां फैल रही होती है, जैसे जातिवाद वगैरह, तो उस समय जो करंट के जो विषय होते हैं, उसे लेकर ही जो राइटर है वो लिखते हैं। और इसी तरह से जो जैसे हमने भूषण, जो रीतिकाल के जो कवि थे, भूषण ने राजाओं के विषय में लिखा, और उसमें रीतिकाल में जो राजा के विषय में जो भी लेखक था, वो सही तरह से उसकी जो उसके विषय में न लिखकर, उसकी बहुत ही प्रशस्ति लिखकर, यानी कि बहुत बड़ाई लिखकर जो उसे सम्मान मिलता था, तो ये उस समय की था कि परिस्थितियों के अनुसार ही लेखक लिखते थे। और इसी तरह से हमने जो चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो, तो उसमें जो पृथ्वीराज रासो की जो विशेषताएं लिखी, उनका जो राजनीतिक जीवन लिखा, और तो उसमें पृथ्वीराज राजरासों में जो चंद्र बरदाई ने जो वर्णन किया उस समय के जो आदिकाल का जो महाकाव्य था, तो उसमें जो लिखा गया, तो ये भी एक जनसाधारण के लिए एक उदाहरण था। और इसी तरह से जो केशवदास ने भगवान ने जो श्री कृष्ण के विषय में लिखा, इसी तरह सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने जो साहित्य में जो भक्ति काव्य से रिलेटेड रचनाएं लिखी। और इसी तरह से जो भारतेंदु आए जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, तो भारतेंदु जी ने जो वर्तमान जो परिस्थितियां कैसी थी, कि जैसे हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के गुलाम था, और जैसे 1860 के आसपास की जब महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेनिया का शासन भारत पर लागू हो गया था, तो उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया। और भारतेंदु ने एक उक्ति लिखी थी कि अंग्रेज राज सुख राज सकै सब भारी, कि सब धन विदेश चलाए है इतनी कवारी। यानी कि उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्यिक जो रचना काल का जो समय था, वे 35 वर्ष की जो बहुत ही थोड़ी सी आयु में ही मृत्यु का ग्रास बन गए थे, लेकिन उनकी जो रचनाएं, उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, तो उसमें अंग्रेजों की जो आलोचना की गई। और इसी प्रकार जो आधुनिक जो काल के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो उन्हीं के काल से आधुनिक काल का जो प्रथम जो आचार्य कहलाए। और इसी तरह से महावीर जो द्विवेदी आए और द्विवेदी काल आया, और इसी तरह से प्रगति काल, और बहुत सारे काल आए। और इस तरह से जो काव्य में 1960 के बाद की जो कविता कहलाई, वो साठोत्तरी कविता कहलाई। और तो वो प्रेमचंद जो का जो रचना काल का जो समय था, यानी कि उस समय भी जो हमारा देश था वो अंग्रेजों के गुलाम था, और उनका जो जन्म भी एक ऐसे समय में हुआ था जब हमारा जो समाज था वो राजनीतिक रूप से भी, और हमारे जो देश में जो वर्तमान जो परिस्थितियां थी, यानी कि कैसी जो परिस्थितियां थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, और ऊंच नीच का जो भेदभाव था, और जाति प्रथा थी, और कैसी तरह से एक वर्ण को दूसरे वर्ण से कैसे अलग किया जा रहा था। तो उस समय, ऐसे समय में जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ, तो आज हम
आज हमारा जो विषय, वैसे तो विषय यही है, लेकिन जो उस समय की जो तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उन्हीं को देखकर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे। तो आज हम उस महान जो साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन किस कब हुआ और कैसे उन्होंने वे साहित्य में आए और किस प्रकार उन्होंने काम किया, और जो उस समय का जो समाज था वो किस तरह राजनीतिक परिस्थितियों को झेल कर भी वे आगे बढ़े, और किस तरह से उन्होंने गरीबी में जीवन बिताया, और वो जीवन जो उन्होंने बिताया तो उस जीवन में भी वो खुशी ही थे, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य के जो भर्तृहरि जो एक जो राइटर आए, तो उन्होंने, तो आज का जो हमारा जो विषय है, हम मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन है किस प्रकार बीता। मुंशी जो प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के जो महान जो स्तंभ कहलाए, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 18 क्या मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 ईस्वी में हुआ। 1880 ईस्वी हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वो वाराणसी के निकट जो लम्ही नामक गांव में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश, जैसे हम जानते भी हैं कि जो आजकल जो मोदी है, जो प्रधानमंत्री, हमारे जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वाराणसी से ही एमपी है, तो वाराणसी में लम्ही नामक गांव में हुआ और काशी के निकट हुआ। और इस मुंशी प्रेमचंद जब बहुत छोटे ही थे, तो जैसे इनकी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई, और जो एजुकेशन स्टार्ट होने के केवल 8 वर्ष पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। और इनके जो पिता का जो नाम था वो अजायब राय, और माता का जो नाम था आनंदी बेन। ये इस साहित्यकार की माता थी। और इस प्रकार जो मुंशी प्रेमचंद जब छोटे ही थे, तो इनकी जो माता थी उनका स्वर्गवास जो 8 वर्ष की आयु में हो गया। तो इनके जो एजुकेशन का जो भार है इनके पिताजी पर पड़ा, और इनके जो पिताजी उनने इनका जो एजुकेशन इन्हें दिलाई। तो एजुकेशन दिलाने के जो पश्चात इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और जब ये केवल 16 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए। तो आप जान सकते हैं कि एक ऐसा जो पुत्र जिसके जो माता और पिताजी बिल्कुल थोड़ी सी उम्र के पश्चात ही काल का ग्रास बन जाए, तो ऐसे समय में किसी भी जो या पुत्र या पुत्री के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो उस समय में अजायब राव का निधन हो गया, लेकिन इससे पहले ही वे इनका जो विवाह कर गए थे। जो इनका जो विवाह हुआ वो इन्होंने अपने जीवन काल में 2 विवाह करवाए। 2 विवाह, जो पहला जो विवाह उन्होंने किया तो वो सफल नहीं हुआ। पहला विवाह सफल नहीं हुआ, और इसके पश्चात जो इनका जो दूसरा जो विवाह हुआ शिवरानी के साथ हुआ। शिवरानी एक बाल विधवा थी। तो बाल विधवा हुई तो उस समय आप सोच सकते हैं कि जो स्त्रियों को जो दोबारा जो विवाह कराने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे समय मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसी एक बाल विधवा के साथ विवाह किया, और इस प्रकार इनका जो जीवन है वो स्टार्ट हुआ। और इन्होंने जब
10th करने के पश्चात ही इन्होंने पढ़ाना या अध्यापन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे से इन्होंने अपने जो अध्यापन कार्य से ही इन्होंने अपना जो जीवन है वो शुरू किया। और ये अध्यापन कार्य करते हुए इन्हें एक इंस्पेक्टर की जो नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने इसे ही छोड़ दिया। और इसके पश्चात इन्हें एक हेड मास्टर की भी एक पदोन्नति हुई, लेकिन ये उससे भी इतना मतलब संतुष्ट नहीं हुए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो उस समय जो जैसे 1922 या 30 के आसपास से जो इनका जो जीवन था, साहित्यिक जीवन, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की पटकथाएं लिखी। और पटकथाओं से भी ये किसी एक ही जो निर्देशक के उसमें बंध नहीं सके। और उन्होंने जो अपना जो लिखना जो स्टार्ट किया, तो इन्होंने ये किसी भी एक डायरेक्टर के पक्ष में न लिखते हुए और ये अपना जो स्वतंत्र रूप से इन्होंने लेखन किया। आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी राइटर है, यानी कि जैसे किसी के चापलूस होकर यानी कि उसके विषय में ही लिखना, तो ये एक लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने जो अपने जो जीवन में 8 उपन्यास जो लिखे, इनके जो उपन्यासों में सबसे पहले जो इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना स्टार्ट किया, नवाब राय के नाम से उर्दू में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इनकी जो उर्दू से रिलेटेड रचनाएं थी, हम ख्वाब, हम सुरमा, हम कुरमा। और इन्होंने इनकी जो एक जो रचना जो सर्वप्रथम इन्होंने लिखी, सोजे वतन, सोजे वतन, सोजे वतन एक रचना इन्होंने लिखी। तो ये जो रचना है, जो अंग्रेजों ने, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि अंग्रेजों ने जो मुंशी प्रेमचंद की जो एक रचना थी उसे अपने कब्जे में कर लिया। और कई बार इस जो रचना का नाम आ जाता है पेपर में कि कौन सी वो रचना थी, तो सोजे वतन वो रचना थी जिसको अंग्रेजों ने अपने जब्त कर लिया था अपने। तो इस प्रकार जो इन्होंने फिर भी जो लिखना जो इनका जो अध्यापन से ये रिलेटेड थे, और उन्होंने लिखना स्टार्ट रखा। और इस प्रकार इन्होंने जो 11 उपन्यास लिखे, उपन्यास 11, इन्हें महान उपन्यास भी कहा जाता है। तो इन्होंने 11 जो उपन्यास लिखे, इसमें मैं नाम लूंगी उपन्यासों में कि जैसे काया कल्प, काया कल्प, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, और एक और इनकी जो रचना थी वो थी रंगभूमि, कर्म भूमि, गबन। जो गबन जो इनका उपन्यास है, ये आभूषण से रिलेटेड है, यानी कि एक व्यक्ति के जो आभूषण है वो, यानी कि व्यक्ति कितनी भी तंगी हो भारतीय समाज में, तो आभूषणों की क्या जो वैल्यू है उसके विषय में इस उपन्यास में दर्शाया गया है। और इस प्रकार जो इनकी एक और रचना थी प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम उपन्यास था प्रेमाश्रम। और इसका कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और सेवा सदन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और वरदान, वरदान। और 10वां जो इनका जो लास्ट जो उपन्यास था वो था गोदान, गोदान था। और इसके पश्चात इन्होंने एक और जो उपन्यास वो लिखना स्टार्ट किया था, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र।
जो कि अधूरा ही रह गया। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास था जो कि अधूरा रह गया। तो मंगलसूत्र नाम का एक उपन्यास था, तो वो अधूरा रह गया। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो ये जो उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, जैसे ये सेवा सदन जो उपन्यास लिखा, इसमें जो किसी वेश्याओं का वर्णन दिया गया है कि उनका जो उनके प्रेम के विषय में बताया गया है। निर्मला में एक ऐसी स्त्री के विषय में बताया गया है कि जो एक छोटी सी उम्र में ही एक बड़े व्यक्ति के साथ उसकी जो विवाह कर दिया जाता है, और उसमें वहाँ की परिस्थितियों के विषय में बताया। रंगभूमि और कर्मभूमि में भी इनके जो सामाजिक जो जीवन के विषय में बताया गया। गबन में जो आभूषण से रिलेटेड यानी कि व्यक्ति जो हमारा जो हिंदू जो समाज है उसमें जो आभूषणों की क्या वैल्यू है, यानी कि व्यक्ति के पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन यदि विवाह में यदि आभूषण ना डाले जाए किसी भी स्त्री को, तो उसमें वैसे कैसा समझा जाता था। और आभूषण यदि किसी व्यक्ति के गुम हो जाते हैं तो उस समय उसकी क्या कंडीशन होती है। इसी तरह प्रेम आश्रम प्रेम के विषय में बताया गया वरदान उपन्यास में भी। और जो गोदान जो उपन्यास था 1935 की जो रचना है गोदान उपन्यास में कृषक जो जीवन से रिलेटेड होरी जो इसका जो नायक है, और इसमें जो उसके पुत्र के विषय में गोबर जैसे उसका जो पुत्र है और उसकी जुनिया नामक जो स्त्री है उसका वर्णन किया गया है। और मेहता और मालती जो इस प्रकार के करैक्टर हैं। तो बेलारी जो गांव की जो घटना है गोदान उपन्यास में दर्शाई गई है। तो ये जो उपन्यास है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों से लेकर जो लिखा गया उपन्यास है, सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट ये जो उपन्यास है गोदान जीवन में ही दर्शाया गया है कि व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, यानी कि किस किस प्रकार से, चाहे व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन उसे जो अपने कर्म किस प्रकार करने चाहिए इस विषय में बताया गया है। और मंगलसूत्र जो उपन्यास है जो इनका अधूरा है। इसके पश्चात मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 जो कहानियां लिखी। ये किसी भी राइटर के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। मुंशी प्रेमचंद जी ने 350 के लगभग कहानियां लिखी। आप स्वयं सोच सकते हैं कि 350 कहानियों को लिखना कितनी बड़ी बात है, और उन कहानियों को किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ना कितनी बड़ी बात है। और ये जो कहानियां हैं, जैसे बच्चा सेकंड या थर्ड क्लास से ही ये कहानियां शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहली जो कहानी थी वो पंच परमेश्वर ये उभर कर सामने आई। पंच परमेश्वर में दर्शाया गया कि किस प्रकार जो दो मित्र थे और उनकी जो मित्रता थी वो किस प्रकार खटास में आ गई और किस प्रकार फिर उनके जो रिश्ते सुधरे। ये जो मुंशी प्रेमचंद की कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी कौन सी थी, तो पंच परमेश्वर विशेष रूप से उभर कर सामने आई थी। लेकिन जो इनकी जो पहली जो कहानियां थी वो थी विशेष पहचान दिलाने वाली जो कहानी थी वो थी पंच परमेश्वर। और इनकी जो पहली कहानी थी वो थी अनमोल रत्न। इसके पश्चात तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। इसमें बूढ़ी काकी, सदगति, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, जैसे 9th क्लास में है ये जो कहानी पूस की रात। और इस तरह से बेटों वाली विधवा, ईदगाह। और
और इनकी जो लास्ट जो कहानी थी वो थी कफन। कफन जो कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने ऐसे बाप और बेटे का वर्णन किया जो कि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सही था, लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं तो उनमें भी वो जो कहानियां वो सटीक बैठती हैं कि जो घीसू और माधव नाम के दो व्यक्तित्वों के विषय में लिखा कि जो बाप और बेटा थे, जो बेटे की जो पत्नी मर जाने के पश्चात भी बाप और बेटे जो उसके जो कफन का जो पैसे किसी जमींदार ने या फिर लोगों ने कर दिए उन्हें, तो उनके उसका जो कफन बेच कर भी खा गए थे। तो उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया जो कफन कहानी में। ये जो कफन कहानी ही इनकी जो अंतिम जो कहानी थी। इसके पश्चात जो ये सभी जो कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की, ये मानसरोवर के 8 भागों में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे जिसमें कुत्ते की कहानियां, टोलस्टॉय की कहानियां, मोहम्मद शेखवादी या फिर बहुत सारे विचार विश्लेषण से रिलेटेड निबंध भी लिखे। और उन्होंने जो अन्य जो प्रेम पचीसी, प्रेम नवनिधि, इस तरह की जो रचनाएं लिखी। और इसी तरह प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी और प्रेम प्रसून, इस प्रकार की जो कहानी जो संग्रह इन्होंने लिखे। और इनका जब इन्होंने 1936 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु से थोड़े दिन पहले ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई, तो उसमें जो मुंशी प्रेमचंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रगतिशील, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ, तो उसका जो अध्यक्ष है मुंशी प्रेमचंद को भी बनाया गया। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद ही एक ऐसे राइटर थे कि जिन्होंने अपने जो ताउम्र उन्होंने लिखा और वो वहाँ की जो तात्कालिक परिस्थितियों को दिखा। उन्होंने लिखा 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 और केवल लिखा। इन्होंने जो अपना जो बाहर का जो वातावरण है उसके विषय में कभी भी विश्लेषण नहीं किया, यानी कि मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मेरे जो घर का माहौल कैसा है, तो उसके विषय में नहीं लिखा। अन्य जो राइटर है जैसे महादेवी वर्मा है, हरिशंकर परसाई है, तो उन्होंने इनके जीवन के विषय में लिखा, मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में लिखा। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही सादगी सा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने बहुत ही मतलब गरीबी में अपना जो जीवन व्यतीत किया। और गरीबी में जीवन जीते हुए मुंशी प्रेमचंद जी हमारे जो हिंदी साहित्य में इतना बड़ा काम करके, जो भी किसी राइटर के लिए बहुत ही अद्भुत जो कार्य है। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ा। और मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जैसे सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। इनकी जो मृत्यु थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका जो निधन हो गया था। और इसके पश्चात जो इनकी जो पत्नी थी शिवरानी, उन्होंने 1944 ईस्वी में इनके जीवन के विषय में लिखा। इन्होंने एक रचना लिखी शिवरानी ने, प्रेमचंद जी घर में। प्रेमचंद घर में। तो ये शिवरानी की रचना है प्रेमचंद जी के विषय में। इसी तरह से जो इनके जो एक पुत्र हुए वो अमृत राय ने एक रचना लिखी कि कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ही कलम का जो सिपाही था। कई बार एग्जाम में डिस्प्यूट करने के लिए पूछता है। कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें मुंशी प्रेमचंद आएगा। मुंशी प्रेमचंद। और कई बार जो क्वेश्चन घुमा के राइटर पूछ लेता है कि कलम का सिपाही किसने लिखी, तो किसने लिखी, तो ये आएगा अमृत राय। 1962-63 की जो ये रचना है, तो अमृत राय इनका पुत्र था। तो उन्होंने प्रेमचंद
के जीवन के विषय में लिखा कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो इनकी जो रचना थी, तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में पढ़ा कि उस समय जो कैसी जो कंडीशन थी, हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और किस प्रकार एक साहित्यकार के लिए लिखना कितना चुनौती भरा जो कार्य था, क्योंकि जो हमारे जो ऊपर का जो हमारे जो ऊपर जो सरकार थी वो अंग्रेजों की सरकार थी, और तो उस समय लिखना कितना बड़ा एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि और इनका जो जीवन है किस तरह एक गरीबी में बीता। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ा। इसी तरह से हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे जो राइटर के विषय में पढ़ेंगे, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, और उन्होंने जीवन में किस प्रकार भारत में अपनी रचनाओं से किस प्रकार अपना साहित्य में योगदान दिया, इसके विषय में पढ़ा। यदि ये जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप किसी भी साहित्यकार से रिलेटेड कुछ भी सुनना पसंद करेंगे तो अवश्य ही हम आपकी जो इच्छा को पूरा करेंगे। तो हमने आज मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ा। तो ये जो जैसे साहित्य जो किसी भी देश का जो दर्पण होता है, तो हमें साहित्य के विषय में भी पढ़ना चाहिए, और क्योंकि साहित्य से ही हम हैं, तो और साहित्य से ही हमारा विकास हुआ है। क्योंकि व्यक्ति कितना भी विकास कर ले, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड है उसके विषय में उसे कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए, उसके विषय में कुछ अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए, और उसमें विश्लेषण करना चाहिए कि हाँ उस समय क्या परिस्थितियाँ और क्या परिस्थितियाँ हैं। तो इस तरह से हमने आज मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में कुछ टटोला, और इस प्रकार में अलग जो प्रकार के जो राइटर थे, जैसे निराला या फिर किसी राइटर उसके उनका जीवन परिचय के विषय में भी बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। देखा बड़ा बोर्ड है, लगाओगी तू? बंद कर बेटा, इसको बंद कर दे।